Hey students, I hope you all are doing well. I am Saima Khan and welcome to my educational channel Fateh Achievers. इस वीडियो में चैप्टर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की स्टडी करेंगे। इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन टॉपिक पर वीडियो था, जिसने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट लेटर। सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एंड देन सेंटेंस को रीड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए। सो इसमें फॉर एग्जांपल अ बॉय इज प्लेइंग अ टेनिस। सो इसमें सबसे पहले ये बॉय बॉल को देखेगा, देन बॉल की डायरेक्शन को समझकर अकॉर्डिंगली देखो स्टेप आगे लिया, देन जंप एंड हिट। तो ये एक प्रोसेस को करने के लिए देखो क्या क्या स्टेप्स लगे। सबसे पहले देखना, फिर डायरेक्शन को समझना, देन एक स्टेप आगे लेकर देखो, फिर ये जंप किया एंड देन हिट किया। सो ये अलग अलग प्रोसेस लगे एक बॉल को हिट करने के लिए, राइट। सो इसमें इसका जो लेग है और हैंड है ये बराबर कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कर रहे हैं, तभी वो प्रॉपर टाइमिंग पे बॉल को हिट कर पा रहा है। अगर हैंड्स और लेग्स का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं रहेगा तो या तो वो बहुत पहले जंप कर लेगा और बॉल मिस हो जाएगा, या फिर हाथ जो हैंड है वो बॉल के आने से बहुत पहले ही अगर वो हिट करने का ट्राई करे तभी भी बॉल मिस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखो सेंटेंस, सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोसेस को सिस्टमिक रेगुलेशन मीन्स सिस्टम से रेगुलेट करने के प्रोसेस को बोलेंगे कंट्रोल, एंड bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination. That means यहाँ पर देखो एक पूरा प्रोसेस हुआ, डिफरेंट प्रोसेस है ना, पहले देखा देन स्टेप आगे जंप एंड हिट, ऐसे ये डिफरेंट प्रोसेस हुआ, सीक्वेंस में हुआ। अगर वो हिट करने के बाद जंप करे तो क्या वो प्रॉपर बॉल को हिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो सीक्वेंस में हुआ, राइट। अगर सीक्वेंस जरा सी भी गड़बड़ होगी तो बॉल हिट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। आगे ऐसे ही सेकेंड, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड होम्योस्टैसिस which is necessary for optimal efficiency of the body. That means जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स में, तो वो हेल्प करता है बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि होम्योस्टैसिस। वो देखो यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। समर सीजन में स्वेटिंग होती है और विंटर सीजन में नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर सीजन में एनवायरमेंट में हीट, सन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो हीट की वजह से बॉडी स्वेटिंग करती है, बॉडी से पसीना निकलता है और बॉडी की जो स्किन है वो वेट रहती है, ड्राई नहीं होती। अब स्वेटिंग की वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, राइट। सो डिहाइड्रेट जब बॉडी होने लगती है तो बॉडी को पता चलता है कि बॉडी डिहाइड होगी तो फिर हमें प्यास लगती है। जैसे ही हम पानी पीते हैं देन हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। सो इसी बैलेंस करने के प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। देखो जब समर सीजन में जल्दी थक जाते हैं ना, जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी बैलेंस रहना, बॉडी के ऑप्टिमल एफिशिएंसी मतलब जितनी काम करने की क्षमता होती है वो करने के लिए बॉडी बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस्ड कौन से प्रोसेस से होता है? होम्योस्टैसिस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? सो प्लांट्स मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं करते ना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो नहीं जाते, बट जहाँ पर भी प्लांट है वो उसी प्लेस पर आगे शूट सिस्टम यानी कि जो स्टेम है वो अपर डायरेक्शन में मूव होता है और रूट सिस्टम जो नीचे है सॉइल के अंदर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। दैट मीन्स ग्रोथ तो हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है? एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट नहीं होता, एक ही प्लेस पे होता है। सो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेज गिवन टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स सिग्नल, ठीक है। सो प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ों का रिस्पॉन्स देते हैं तो उससे उनका ग्रो होता है। देखो समझने के लिए यहाँ पर देखो
movement or growth of any part of the plants in response to the external stimulus is called tropism और ट्रोपिक मूवमेंट। अभी प्लांट्स में हमें पता चल गया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। ये आपको आगे के एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो अगर ग्रोथ या फिर मूवमेंट प्लांट की किसी भी पार्ट का एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से मूवमेंट या ग्रोथ हो रहा है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रोपिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म। सो देखो एग्जाम्पल, ये शूट सिस्टम है, स्टेम वाला पार्ट, और रूट वाला पार्ट इज रूट सिस्टम। ठीक है, सो स्टेम जो है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे ना लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। जहां पर भी लाइट होगी, जैसे यहाँ सन है, जिस भी डायरेक्शन में सन होगा शूट सिस्टम उसी डायरेक्शन में ग्रो होता है। देखो अगर सीधा ऊपर ही है, स्ट्रेट है, तो स्टेम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सन के लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होगा। ठीक है, पर ये साइड देखो, राइट साइड, अगर सन राइट साइड में रहता है, अगर सन राइट साइड में है तो शूट सिस्टम देखो कैसे टिल्ट हो जाता है लाइट की डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू होता है। पहले स्ट्रेट ग्रो हो रहा था, बट अभी लाइट ये डायरेक्शन से आ रही है, राइट साइड से, तो शूट सिस्टम भी राइट साइड में मूव होने लगेगा। सो देखो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट। सनलाइट क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल सिग्नल है ना, ये तो बाहर से मिल रहा है, एनवायरनमेंट में है, तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सिग्नल या स्टिमुलस, वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टिमुलस। ठीक है, सो ये सनलाइट एज ए एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट में ग्रो हो रहा है। सो इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिक मूवमेंट। देखो ट्रोपिक तो पहले आ चुका है ना, ट्रोपिक मूवमेंट, ट्रोपिक मतलब मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? लाइट है, तो लाइट को क्या बोलेंगे? फोटो। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस कैसे बना? फोटोट्रोपिक मूवमेंट, द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट। ऐसे और भी मूवमेंट्स है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी स्टेम यानी कि शूट सिस्टम का हो गया है ना, अभी रूट सिस्टम। अभी रूट सिस्टम भी दो डायरेक्शन में मूव करती है, एक तो ग्रेविटी की तरफ, आपको पता है ना, पढ़ा होगा आपने पहले कि ग्रेविटी भी तो एक्ट करती है, ग्रेविटी सारी चीजों को अपनी तरफ पुल करती है, राइट। सो ऐसे ही रूट को भी ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करेगी और रूट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो शुरू हो जाएगा, ग्रोथ या मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा है, सेकेंड इज टूवर्ड्स द वाटर। अभी प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। रूट कहाँ पर है? सॉइल में। तो सॉइल में वाटर जिस भी डायरेक्शन में होगा, रूट का मूवमेंट और ग्रोथ उसी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वाटर प्लांट की नीड है, राइट, जरूरत है, वाटर चाहिए होता है उसे, और वो रूट से ही मिलता है। सो रूट वाटर के डायरेक्शन में मूव करती है। अगर वाटर ये साइड होता, सो रूट इस डायरेक्शन में मूव करती है, लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पर अभी राइट साइड में वाटर है, तो रूट राइट साइड में ग्रो होगी। ठीक है, सो इस मूवमेंट को देखो, अगर ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो बोलेंगे ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट, एंड अगर वाटर की वजह से मूवमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है सो बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमो कहाँ से आया है? केमिकल से आया है। प्लांट की बॉडी में जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब से पास होकर ओव्यूल में जाता है। ये अपने आप नहीं होता, ये केमिकल्स के थ्रू होता है। स्टेप बाय स्टेप केमिकल जनरेट होते हैं, पोलन ग्रेन ट्यूब से ओव्यूल में पास होता है। सो ये केमिकल्स के थ्रू होता है मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है पोलन ग्रेन का, किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू। तो क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। डिफरेंट प्रोसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली इन द ह्यूमन बॉडी। एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। ऑल दिस प्रोसेस नीड टू बी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। सारे प्रोसेस को इफेक्टिवली कंट्रोल भी होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम। सो हमने जो अभी देखा एग्जाम्पल में, अ बॉय वाज प्लेइंग अ टेनिस, सो उसके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा था, राइट। सो वो जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम
दीज आर नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। ये दो टाइप के कंट्रोल्स है जिसके थ्रू पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता है। सो पहले हम नर्वस कंट्रोल की स्टडी करेंगे, देन केमिकल कंट्रोल। सो नर्वस कंट्रोल, ह्यूमन कैन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स ड्यू टू नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल की वजह से ही वी कैन डू रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्राउट about with the help of a special type of cells called nerve cells or neurons। अभी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है ये स्पेशल टाइप के सेल्स करते हैं। हमारी सारी पूरी बॉडी, होल बॉडी सेल्स से फॉर्म होती है, लेकिन ये वाला जो सेल है ये स्पेशल टाइप का सेल होता है, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। सो ये ऐसा दिखता है। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सो ये आ गया न्यूरॉन। न्यूरॉन के पहले स्ट्रक्चर की स्टडी। आप जो ये ब्रांचेस देख रहे हो, दीज, ये ऊपर के ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियस के साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद देखो सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन एक शीट से कवर होता है, दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बाद दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रणवीर। एंड ये छोटे छोटे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज श्वांस सेल्स। एंड एक्सॉन आकर यहाँ पर आकर एक्सॉन खत्म होता है, एंड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, सो दिस वाज द होल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। ऐसे मिलियंस होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप सब? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, हमें पता है ये क्या है, स्पेशल टाइप का सेल है। क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। सो करता क्या है, कंडक्ट इम्पल्स, मतलब के सिग्नल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल को कैरी करता है, कंडक्ट करता है, दैट एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ठीक है, सो फंक्शन समझ गया। इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए और इनकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करने के लिए एक और सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोगिलिया। द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल्स एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड एज न्यूरोगिलिया। बोथ न्यूरोगिलिया और नर्व सेल्स, दैट मीन्स न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स और न्यूरोगिलिया टुगेदर फॉर्म द नर्व्स। नर्व्स क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन्स के लाइन से कनेक्ट होने से बनता है एक नर्व। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ऐसे न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन इसके ये साइड में आकर कनेक्ट होगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन, ये यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक साथ एक लाइन से कनेक्ट होते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दिस दैट इज कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, सो अभी देखो ज्वाइन कैसे होगा। जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल नेक्स्ट सेकेंड वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से ज्वाइन होता है। ठीक है, लेकिन ज्वाइन होने से पहले इनके बीच में एक स्पेस रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। जो स्पेस है इसको बोलेंगे सिनैप्स। अभी क्या होता है देखो, जैसे हमने पढ़ा ये क्या काम करता है, सिग्नल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, राइट। सो जैसे ही कोई इम्पल्स से मिलता है, ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन टर्मिनल है, ये क्या करेगा, जैसे ही सेकेंड वाले के कांटेक्ट में आने से पहले कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, और ये केमिकल्स स्पेस में ये जो सिनैप्स है, स्पेस, दोनों के बीच का स्पेस, यहाँ पर आने के बाद ये सिग्नल्स सेकेंड वाले न्यूरॉन्स को पास किए जाते हैं, एंड सेकेंड वाला न्यूरॉन ऐसे आगे जाकर फिर पास ऑन करता रहता है, और फिर वो सिग्नल या इम्पल्स ब्रेन तक जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। अभी इसका फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे आर डिवाइडेड इन दीज 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वाला देखो, जैसे कि नेम दिया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करेगा, सेंस करेगा। जहाँ पर भी हमें कुछ बॉडी में कुछ फील होता है, जैसे कुछ टच का फील या कुछ चुभ जाता है या लग जाता है, तो उसको वो सेंस होता है, राइट, सेंस होता है, एहसास होता है। सो वो ये काम करेगा, ये वाला न्यूरॉन सेंस करेगा। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ आप फिंगर पर कुछ लगता है, फिंगर से आप कुछ टच करते हो, ठीक है, सो वो टच का सेंस कहाँ तक जाएगा, ये न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करेगा ब्रेन तक। ठीक है,
सो ब्रेन, अब ब्रेन क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, है ना, रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स को लेकर आने वाला है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन अलग है, क्या करेगा, जो ब्रेन सिग्नल को का रिस्पॉन्स देगा उसको कैरी करके लाएगा हैंड तक या मसल तक, मसल तक आएगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा और फिर हैंड, हमारा हाथ जो है तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो का तो काम हो गया, तीसरे का क्या है, तीसरे का नाम देखो एसोसिएशन न्यूरॉन है। ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एसोसिएट करेगा। देखो यहाँ पर सपोज यहाँ से ये न्यूरॉन आया, न्यूरॉन ने सिग्नल लेकर आया, राइट। सो यहाँ पर ब्रेन है, ये ब्रेन में डिटेक्ट हुआ, ब्रेन में डिटेक्ट होने के बाद मोटर न्यूरॉन सिग्नल को वापस मसल्स तक लेके जाएगा, राइट। लेकिन ये दोनों के बीच में यहाँ से सिग्नल, एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल लेगा, सिग्नल लेकर ब्रेन उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स पहले एसोसिएशन न्यूरॉन के पास आएगा एंड देन वो मोटर न्यूरॉन को पास ऑन करेगा, ठीक है। सो एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या है, दोनों को एसोसिएट करना, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन दोनों को एसोसिएट करना। पहले सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेकर आएगा, है ना, इम्पल्स कैरी करेगा ब्रेन तक, ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स पहले एसोसिएशन न्यूरॉन के पास जाएगा, एसोसिएशन न्यूरॉन से न्यूरॉन ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन मेन ऑर्गन पर आकर एक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, जो हमने पीछे न्यूरॉन्स पढ़े, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से फॉर्म होता है। इसमें भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड आगे जाता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, देखो ब्रेन से, और यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा थ्रेड लाइक पूरा स्ट्रक्चर बॉडी में देख रहे हो, ये बोन्स नहीं है, ये नर्व्स है, जो किससे बना है, न्यूरॉन से बना है, ठीक है। सो ये नर्व्स ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से आप लोग देख रहे हो निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है। सो ये नर्व्स बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर पूरा हर पार्ट में जाते हैं और फॉर्म करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर और एट द कॉर्नर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चलता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो अब हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन कैविटी मीन्स होलो स्पेस, ठीक है, खाली फ्री स्पेस, क्रेनियल बोन के अंदर फिट होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रेनियल कैविटी। सो ब्रेन कहाँ पर होता है, क्रेनियल कैविटी में, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है, इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर, ये साइड में जो आप देख रहे हो, ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाता है, ठीक है। ये ब्रेन एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है। ये कवरिंग ब्रेन को बोन से सेपरेट करती है, इसका नाम है मेनिंजेस। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। मेनिंजेस के बाद जो ब्रेन है, ब्रेन के ये साइड में ना स्पेस रहता है, कैविटी। कैविटी मतलब के हॉलो स्पेस और फ्री स्पेस, खाली जगह, ठीक है, होल। सो ब्रेन का ये जो पार्ट खाली रहता है, ये पार्ट को बोलेंगे, अगर ब्रेन में कैविटी है तो इट इज कॉल्ड इट एज वेंट्रिकल्स। और स्पाइनल कॉर्ड में भी देख रहे हो, यहाँ पे ये आगे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ये वाले डायग्राम में देखो, ये देखो, ये ब्रेन है, ब्रेन से आगे ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी आप लोग देख रहे हो ब्लू, ये ब्लू जो है तो कैविटी है। एंड अगर स्पाइनल कॉर्ड में लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल कैनाल, ठीक है। अभी ये दोनों जो कैविटी है, वेंट्रिकल्स, सेंट्रल कैनाल और मेनिंजेस, ये सब के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टडी हम डिटेल में करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर लार्ज ब्रेन है, ये पूरे लार्ज ब्रेन को बोलेंगे सेरिब्रम।
देन इसके नीचे बॉडी के पोस्टीरियर साइड में और सेरिब्रम के नीचे एक छोटा ब्रेन होता है, स्मॉल ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। सेरिबेलम के आगे स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे कंटिन्यू होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, विच इज कॉल्ड इट एज स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास होती है और फिर नर्व्स ओरिजिनेट करती है। सो पहले ये जो सेरिब्रम है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। सेरिब्रम 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सो ये 2 हेमिस्फेयर्स को बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्योंकि ये सेरिब्रम का पार्ट है, दैट इज वाई इसको नाम देंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर। मैगी में कैसे फोल्डिंग्स होती है ना, ऐसे ही ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है। These foldings are called as convolutions. सेरिब्रम, अभी ये सारे जो पार्ट्स हमने देखे ब्रेन के, अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन देखो, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब कि ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। सो ऐसे सारे कंट्रोल को हम बोलेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट। इसमें क्या क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। सो ये सारी चीजें जो अभी आप लोग देख रहे हो, मैंने बताया, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, लार्ज ब्रेन, ठीक है। इसके बाद है सेरिबेलम। देखो बच्चों, छोटा ब्रेन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स तो सेरिब्रम के थ्रू हो रहा है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है ना। सो कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, सेरिबेलम। सेकेंड फंक्शन इज मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस। अभी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हुआ, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट में अगर बैलेंस नहीं है तो फिर चलेगा क्या, नहीं ना। बॉडी को बैलेंस भी रखना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी बैलेंस रखना है, प्लस मूवमेंट के टाइम पे भी बैलेंस कर रखना है ना। सो ये कौन करेगा, सेरिबेलम। इसके बाद नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन। सो ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो हमारे कंट्रोल में क्या क्या चीजें नहीं है, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, बहुत टाइम से हार्ट चल रहा है, कुछ देर के लिए रोक लो, थक गया होगा, ऐसा है क्या, नहीं ना, नहीं रुकता है हार्ट, राइट, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। देन ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सांस लेना नहीं रोक सकते, एक टाइम के लिए रोक सकते हैं, जैसे स्विमर्स लोग कुछ मिनट्स के लिए रोक सकते हैं, बट ऐसे इन जनरल ब्रीदिंग नहीं स्टॉप हो सकती। स्नीजिंग, छींक आती है तो हम वो भी रोक नहीं सकते, राइट। देन कफिंग एंड सलाइवेशन, ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में आती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखो, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। अभी इसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टूवर्ड्स द ब्रेन। सो ये स्किन से इम्पल्स कंडक्ट होगा, जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। सो अभी एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या लिख रहे हैं, कौन सा न्यूरॉन है जो इम्पल्स को स्किन से ब्रेन तक कैरी करेगा, ये आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसे लिखो फर्स्ट, देन उसका आंसर। सेकेंड फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल और ग्लैंड। अभी क्या होगा, जो सिग्नल ब्रेन के पास आया था वो डिटेक्ट होगा, उसका रिस्पॉन्स ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से भेजेगा, एंड देन वापस आएगा ग्लैंड में या फिर मसल्स में। सो अब ये सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा न्यूरॉन इम्पल्स को ब्रेन टू स्किन तक लेके आएगा, विच न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू दी मसल। सो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। सो आंसर लिखो। थर्ड फंक्शन इज फंक्शन एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। सो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है तो इनवॉलेंट्री होता है ये भी, और इसकी डिटेल में स्टडी हम वीडियो के एंड में करेंगे। सो पूरा वीडियो देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने पहले ही बताया, जो भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होंगे, दे विल फॉर्म दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या था, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो अभी जो ब्रेन से नर्व्स ओरिजिनेट होंगे दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल कैविटी याद आ रहा है, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है और इसीलिए उसको बोला है क्रेनियल नर्व्स। एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो the nerves which arises from the spinal cord they will called as spinal nerves। अभी cranial nerves 12 pairs होते हैं और spinal nerves 31 pairs होते हैं। अभी जो 12 pairs होते हैं वो बॉडी में कहाँ कहाँ जाते हैं, हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। ये देखो बच्चों नीचे का डायग्राम, इसमें आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो आराम से कि कौन सा नर्व बॉडी के कौन से पार्ट में जा रहा है। सो ये जो क्रेनियल नर्व है ये हेड में रहेगा, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स बॉडी का अपर पार्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट नेक के नीचे, एंड एब्डोमेन इज अ लोअर बॉडी, स्टमक वाला पार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स जो 31 पैर्स है वो कहाँ कहाँ जाएगा, आर्म्स में, लेग्स में, स्किन एंड सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये देखो स्पाइनल कॉर्ड जो पहले मैंने बताया, इसके अंदर से भी नर्व्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 31 पैर्स। ये जाएंगे लेग्स में, आर्म्स में, स्किन में और अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सो टॉपिक ऑफ द वीडियो इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा। सो इसमें ऐसे नर्व्स है जो इनवॉलेंट्री है। अभी देखो जो नर्व्स हमने पहले पढ़े वो ऑल दीज वर दी, वो सारे वॉलेंट्री थे। अब इनवॉलेंट्री, ऑटोनोमिक बोला ना, मतलब ऑटोमेटिक रहेगा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसमें ऐसे नर्व्स आएंगे जो इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में जाएंगे। इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम। सो फर्स्ट आई विल रीड द सेंटेंस, एन इमीडिएट एंड एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलस from the environment is called a reflex action। So stimulus का मीनिंग क्या मैंने बताई थी, इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो और जल्दी से स्टिमुलस का मीनिंग जो मैंने बताई थी उसको लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो ये इमीडिएट एक्शन है। देखो जब भी कभी सपोज यहाँ पर एक फ्लेम है और हमने गलती से उस पर टच कर दिया तो कितनी जल्दी हमारा हाथ हट जाता है पीछे, है ना। कोई भी हीट सेंस या कुछ भी लगता है तो हमारा हाथ कितने जल्दी से हट जाता है। तो ऐसा करने से पहले क्या हम सोचते हैं कि झटका लग रहा है, हम हाथ हटाएं या नहीं हटाएं, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, राइट। जल्दी से हाथ अपने आप हट जाता है, हमारे देखने या फिर सोचने से पहले ही हमारा मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, हैंड का जो मूवमेंट है वो हो जाता है। सो ये क्या है, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। सो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जिस पे कंट्रोल नहीं है, गिवन टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब ये फायर, फ्लेम, फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो अभी इसको समझते हैं डिटेल में। सो सपोज यहाँ पर फ्लेम है, फ्लेम पर टच हो गया फिंगर, फिंगर टच होने पर जैसे ही फिंगर टच होगा उसको हीट का सेंस होगा, यहाँ पर हीट सेंसेशन होगा जो है, तो इम्पल्स स्टिमुलस हो जाएगा। इम्पल्स यहाँ से इम्पल्स कैरी करेगा सेंसरी न्यूरॉन, ये पूरा ग्रीन वाली लाइन देखो, ग्रीन वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखो यहाँ पर आकर ग्रीन वाला जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन था वो एंड हो रहा है, और ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, जो रेड वाला ये स्ट्रक्चर है एसोसिएशन न्यूरॉन, याद आ रहा है। एसोसिएशन न्यूरॉन कनेक्ट करेगा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास गया इम्पल्स, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आया एसोसिएशन न्यूरॉन के पास, ये पास करेगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, ब्लू वाली लाइन को फॉलो करो, ब्लू वाली लाइन कहाँ पे एंड हो रही है, मसल्स में। सो जैसे ही मसल के पास इसका रिस्पॉन्स आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुकड़ जाएगा एंड देन हमारा हाथ पीछे हो जाएगा, ठीक है। सो हम एक्चुअली बेसिकली जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो मसल्स के थ्रू होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो सो दैट हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल कंट्रोल की स्टडी के लिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आप में से जो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो
so that videos के notification आप तक आ जाएं, and share with your friends also, and thank you for watching.